हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 15 जुलाई हो चुका है और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आज से ठीक 18 दिन बाद आप सभी की पेपर की शुरुआत होने जा रहा है और 24 जुलाई को आप सभी को ये पता चलने वाला है कि आपका पेपर किस शहर में होने वाला है। ओके, तो इसके लिए साथियों आज की इस क्लास में रामबाण तीसरे मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग हल करेंगे और आप सभी का टारगेट 25 सवाल सही करने का होगा। यदि साथियों आपने इस मॉडल पेपर तीसरे में 50 नंबर में से 25 नंबर सही कर लेते हैं जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ और रीजनिंग में से, तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है। क्योंकि साथियों जिस पैटर्न पे हमेशा रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे ये तीसरा मॉडल पेपर होने वाले हैं। सबसे शानदार क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन आपको आज के इस तीसरे मॉडल पेपर में देखने को मिलने वाला है। हर एक तरह का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस तीसरे मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो लगातार साथियों डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11 बजे, शाम को 6 बजे और एक रात 8 बजे आने वाली, क्योंकि अब समय नहीं है। मिला जुलाकर मान के चलिए कि 15 ही दिन हमारे पास बचा है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। लास्ट में स्कोर पूछेंगे। 50 क्वेश्चन में से आप सभी का जितना भी स्कोर बनेगा भाई जरूर बताइएगा, और हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, जिस तरह से आपके रियल ग्रुप डी के पेपर में होने वाला है, जो 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जीके करंट अफेयर के सवालों को हल करेंगे, जो 20 सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, बजट 2026-27 के तहत घरेलू कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि MAT की दर को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? बजट 2026-27 के तहत घरेलू कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है इसकी दर को 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 15% से घटाकर केवल 14% किया गया है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, एलोरा के कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो साथियों एलोरा का जो कैलाश मंदिर है किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये रॉक कट वास्तुकला का उदाहरण है जो एलोरा के कैलाश मंदिर है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत वाइमर प्रारूप की बैठक का प्राथमिक केंद्र क्या रहा है? भारत वाइमर प्रारूप की बैठक का प्राथमिक केंद्र क्या रहा है? तो याद रखिएगा साथियों, हिंद प्रशांत सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता रहा है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो साथियों वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में धन की इकाई के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? तो याद रखिए मवेशी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम साथियों 90 मिनट का होने वाला है, इसी 90 मिनट में आप सभी को 30 सवाल देखिए रीजनिंग का मिलेगा, 20 सवाल जीके करंट अफेयर का मिलेगा, 25 सवाल साइंस का मिलेगा और 25 सवाल मैथ का मिलने वाला है। 100 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। एक सवाल सही करने पे आपको 1 नंबर, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, जो कि साथियों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, और साथियों हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो टारगेट साथियों आप सभी को पूरे याद रखिए, मिनिमम टारगेट हम बता रहे हैं 75+ टारगेट रखना है भाई। यदि आपको अपने जोन में कट ऑफ को क्लियर करना है, तो आप देख रहे हैं इस बार भी कंपटीशन हाई होने वाली है। 52 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। 236 से लेकर 240 के बीच में सभी स्टूडेंट फाइट करने वाले एक सीट के लिए। तो भाई आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको कम से कम 90+ स्कोर आना ही होगा आपको लेकर। ठीक है, याद रखिएगा भाई। इसके लिए नए नए मॉडल पेपर खोलिए, नए नए मॉक टेस्ट खोल करिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर हल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुलोतुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो साथियों जो कुलोतुंगा प्रथम था ये किस राजवंश का राजा था? तो ये साथियों चोल राजवंश का राजा था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण कौन है?
तो साथियों भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण कौन है? तो याद रखिए साथियों भारतीय तटरक्षक बल है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो साथियों भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी बताइए आप लोग। तो याद रखिए वंदे मातरम के 150 वर्ष ये थीम थी भाई भारत के 77वें गणतंत्र दिवस जो 2026 में मनी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो बस इस जीके करंट अफेयर के पीडीएफ को पढ़ लीजिए, मैथ की पीडीएफ को पढ़ लीजिए, रीजनिंग के पीडीएफ को पढ़ लीजिए, साइंस की पीडीएफ, सारा क्वेश्चन साथियों आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन साथियों आपको इस पीडीएफ में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा कैसे? देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपये पे करके सारे क्वेश्चन मंगा सकते हैं। पैसा मत देखिए भाई, 25 रुपया सबसे कम है भाई, ये मेरे पास भी नहीं आएगा भाई। जो ये क्रिएट किए हैं बस हमने क्वेश्चन उनको दिया है भाई, वो सारा खर्चा उन्हीं के पास जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साथ ही सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में हम देने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी होने वाले, सफलता आपकी होने वाली, मात्र 15 दिन आप सभी के पास शेष है। तो सभी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को पढ़ना है, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनकी तैयारी नहीं हो चुकी है, बेस्ट रिवीजन आपका इससे होने वाली है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो साथियों एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो याद रखिए नारायण गुरु ने दिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो याद रखिए साथियों एओ ह्यूम संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक रंगमंच रूप है? तो साथियों यक्षगान भारत के किस राज्य का एक लोक रंगमंच रूप है? तो याद रखिए साथियों कर्नाटक का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए, कौन किए गए हैं भाई प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से? तो याद रखिएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, निम्न में से किस देश को हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो साथियों किस देश को हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो कौन देश है? तो इंडोनेशिया है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जो त्रिशूर पूरम उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों ये केरल राज्य में मनाया जाता है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो याद रखिए साथियों तीसरा भारत का स्थान है, विश्व की बात कर रहा है। ऑप्शन है राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को, इसरो के PSLV C60 पोयम 4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए हैं? बताइए साथियों इसरो के जो PSLV C60 पोयम 4 है प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए हैं? तो साथियों लोबिया यानी कि जो बोड़ा होता है, बोड़ा जानते हैं, जो भाई गांव में रहते हो बोड़ा जानते हो, लंबा लंबा ग्रीन कलर का होता है, पतला पतला होता है। ठीक है, उसे लोबिया यानी कि बोड़ा बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया? तो साथियों किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? तो याद रखिए साथियों 1895 में, ठीक है, पारित किया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, महात्मा गांधी ने अपने
कितने भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया? तो साथियों महात्मा गांधी ने अपने कितने भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ अपना जो प्रसिद्ध नमक मार्च वो शुरू किया था? तो याद रखिएगा साथियों, पूरे 78 भरोसेमंद स्वयं सेवक के साथ भाई अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में संपन्न 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो साथियों बताइए, हाल ही में संपन्न 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान के अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, फिलीपींस को सौंपी गई थी। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? तो साथियों बताइए, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता था? तो याद रखिए साथियों, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो याद रखिए साथियों, अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। तो साथियों जीके करंट अफेयर के मिलाकर पूरे 20 सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बताइए लगभग 20 सवाल में से आप सभी का कितना स्कोर बन पाया? तो साथियों अब हम लोग देखिए साइंस के सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित कर रहा है? तो साथियों वायु में जलन एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, डैश अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है? बताइए किन अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों सल्फाइड अयस्कों को। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, भाई याद रखिएगा आपको पेपर में सबसे पहले जीके करंट अफेयर के सवालों को हल करना है, दूसरे नंबर पर साइंस का, तीसरे नंबर पे रीजनिंग का, चौथे नंबर पर मैथ के सवालों को हल करना है। क्योंकि साथ देखिए जीके साइंस में जो मिलाकर आपका पूरा 45 सवाल आने वाले हैं, बस इसमें आपको मुश्किल से 15 मिनट का समय लगना चाहिए, क्योंकि सवाल पढ़ना है, उत्तर करना है। ठीक है, जो साथियों आप सभी के पास पूरे 75 मिनट का समय बचेगा वो मैथ और रीजनिंग 55 सवालों पर आप देने वाले हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? तो साथियों कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? तो पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेबल हैं। ठीक है, इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये कथन सही है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो साथियों जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी उत्तक है? तो साथियों कौन सा पादपों में सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी उत्तक है? तो साथियों याद रखिए जो पैरेंकाइमा होते हैं यानी कि मृदुतक जो होते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? तो साथियों जनन के किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंग की आवश्यकता होती है? तो साथियों याद रखिए लैंगिक जनन के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। हम ये नहीं चाहते हैं कि साथियों डेली जो मॉडल पेपर आए आप उसे हल न कर पाए, और शाम में भी लगभग 2 क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, इसलिए साथियों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? तो साथियों कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? तो याद रखिए भाई कॉपर सल्फेट विलयन यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये साथियों टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, जो टिंडल इफेक्ट हम लोग जानते हैं जिसके नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को हल करिए भाई। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो दोस्त मेरे एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो पूरे 10%। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन यानी कि जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो साथियों पादपों में जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन यानी कि जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसमें भाई गुरुत्व उत्तरदायी हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई? बताइए साथियों रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई थी? तो याद रखिए साथियों अल्फा कण परिक्रीडन के। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्त मेरे किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसकी स्थिति या विन्यास पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो साथियों अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो भाई सहसंयोजक आबंधन प्रकार का पाया जाता है, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? दोस्त मेरे एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है? तो याद रखिए साथियों वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। महिलाओं के डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? बताइए साथियों महिलाओं के डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है? तो याद रखेंगे साथियों फर्टिलाइजेशन है कि निषेचन रोका जा सकता है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो बताइए साथियों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो वो साथियों भाई कोशिका भित्ति है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? बताइए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? तो इसे भाई डिस्पर्सन बोलते हैं ना, यानी कि विक्षेपण बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हल करिए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य रूप से किसके लिए होता है? बताइए साथियों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य रूप से किसके लिए होती है? तो भाई लिपिड संश्लेषण और विष हरण के लिए होती है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या बनेगा? जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो साथियों जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखिए साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। तो अब देखिए साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करने वाले हैं, तो साथियों जितने भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के सामने आएंगे आपको खुद हल करना है। सारे क्वेश्चन को पॉज करिए। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। ठीक है, एक विशिष्ट कोडिंग प्रणाली में हाउस को 35,791 और होस्ट को 3751 के रूप में दर्शाया जाता है, तो इस कोडिंग प्रणाली में यू को कैसे दर्शाया जाता है? बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके पेपर में लगभग 2 सवाल ये पूछा जाएगा भाई। जैसे देखिए हाउस HUSE, हाउस में 5 अक्षर है, तो इसके लिए साथियों अलग 5 कोड किया है।
35 7 9 1, हर एक अक्षर के सामने एक एक अंक को लिख लीजिए। फिर उसका देखिए होश, HOSE, इसमें 4 अक्षर, तो इसके अलग 4 कोड क्या है। 37 51, पूछा किसका कोड सा, तो यू का, स्मॉल यू का। तो देखिए सर, तो यू जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। देखिए हाउस में यू है लेकिन होश में यू नहीं है, तो हमारा कोड साथियों ना इसमें नहीं मिलेगा। 37 51 हमारा एक भी कोड नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए इसे हल कैसे करेंगे हम लोग। जैसे हमने आपको बता दिया ना, जो यू पूछा है जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा, जिसमें रहेगा हमारा आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि होश में साथियों देखिए 37 51 है, तो देखिए होश में जैसे 1 है और ऑप्शन में 1 है तो काट दीजिए, क्योंकि होश में हमारा जो नंबर है ना भाई वो ऑप्शन में है तो वो आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 7 इसमें है, 7 आपका ऑप्शन में काट दीजिए। फिर देखिए होश में 3 है साथियों और ऑप्शन में भी 3 है तो काट दिए। बच रहा कौन सा, 9 बच रहा है, तो यू का कोड यही हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड देखिए एलिमिनेट करेंगे। दूसरा मेथड एलिमिनेट, यू देखिए पहले तो कॉमन चेक करेंगे, कॉमन मिलेगा नहीं। दूसरा जैसे देखिए हाउस में 3 है और जो होश है इसमें भी 3 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए हाउस में 5 है और होश में 5 है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए हाउस में 1 है और होश में 1 है, एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए साथियों बच रहा है केवल हाउस में देखिए 7 9 बच रहा है, इसमें 7 बच रहा है। अब देखिए फिर मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए 7 से 7 भी तो एलिमिनेट हो जाएगा। हाउस में देखिए केवल 9 बच रहा है भाई, तो यही आपका आंसर होगा कि नहीं। क्लियर, आप सभी को समझ आया कि नहीं आंसर सी कैसे आया भाई। क्लियर, तो इस तरह आप सभी सवालों को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 214 217 222 229 238। ऐसा काम करें, केवल अंतिम के 2 अंक उठाइए। 14 2 तो भाई कॉमन है, 14 17 22 29 और 38। बताइए साथियों क्या आएगा। 14 17 भाई नंबरों का श्रृंखला बढ़ा यानी कुछ ना कुछ ऐड होगा। 14 17 प्लस 3, 17 से 22 प्लस 5, 22 29 प्लस 7 और 29 38 प्लस 9। देखिए 3 5 7 9, यानी कि साथियों इस बार हम प्लस 11 कर देंगे भाई, क्योंकि 2 2 का गैपिंग चल रहा है ना भाई। तो 9 में प्लस 2 करेंगे तभी तो 11 आएगा, यानी 38 11 कितना होता है 38 39 49, यानी कि साथियों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह 249 आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे भाई। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सॉल्व कॉल करिए भाई। 7 व्यक्ति हैं ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जैसे साथियों एक पंक्ति ऐसे है, ठीक है मेरे दोस्त, इसमें 7 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 7 पंक्ति बना ले पहले। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए साथियों हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। जैसे देखिए ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे। और सवाल बोल भी दिया है कि ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे, यानी ए के लेफ्ट में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी कि साथियों जब हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो इसके देखिए लेफ्ट में केवल 2 ही लोग आएंगे भाई। लेफ्ट इधर साइड होगा और राइट साइड यानी कि दायां साइड इधर होगा। बस दायां बायां का खेल बस समझिएगा इसमें। ठीक है, तो ए को हम उस जगह बैठा दें कि उसके बाएं साइड में केवल 2 लोग आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए को तो ऑलरेडी हमने यहाँ बैठा दिया, तो जी को हम उस जगह बैठाएंगे कि ए और जी के बीच में 3 लोग आना चाहिए। यानी कि साथियों जी को हम यहाँ बैठाएंगे सबसे दायां साइड में, तभी तो देखिए ए यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके बीच में 3 लोग आ जाएंगे। ठीक, ये भी लाइन कंप्लीट। अब देखिए दूसरा लाइन पढ़िए। डी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, तो साथियों ए तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे डी बैठा है, तो डी को यहाँ बैठा देते हैं भाई। देखिए ए के दाईं साइड में ये है पहला रहा, दूसरे का स्थान पे डी आ जाएगा। ठीक, ये भी लाइन कंप्लीट होगा। फिर देखिए साथियों डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई। डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई डी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो हम सी को यहाँ बैठाएंगे, तभी देखिए सी और डी के बीच या तो डी और सी के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। ठीक, सी को हम यहाँ बैठा दिए भाई, तो डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति आ गए। फिर देखिए साथियों ई जो है एफ के दाएं ओर किसी स्थान पर, लेकिन बी के बाएं ओर किसी स्थान बैठा है। ई जो है ना एफ के दाएं ओर किसी स्थान पर भाई,
ऐसा काम करिए, एफ को यहाँ बैठाइए, एफ को यहाँ बैठाना है, ये तो ई बन जा रहा है। एफ के सवाल बोला ना कि ई जो है एफ के दाएं और किससे स्थान बैठा है, तो भाई एफ के दाएं और किससे स्थान पर ई बैठा है, तो ई को यहाँ बैठा लीजिए। और किसी स्थान भाई कोई भी स्थान है, एफ के दाएं बस आना चाहिए ई, कोई भी स्थान हो। फिर देखिए बी के बाएं और किससे स्थान पर, तो ए कभी पंक्ति खाली, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए। तो बी के बाएं और किससे स्थान पर ई आ गया भाई, जो सवाल पूछा था। लाइन कंप्लीट हो गया। अब अंतिम लाइन देखिए सवाल क्या पूछा है, सी के दाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों सी के राइट साइड में कितने व्यक्ति बैठे, ये सवाल पूछ दिया। तो देखिए सी ऑलरेडी यहाँ बैठा, इसके दाईं साइड में एक ए बैठा है, एक ई बैठा है, एक डी बैठा है, एक बी बैठा है, एक जी, यानी 5 लोग बैठे हैं भाई सी के दाईं ओर, पूरे 5 लोग, यानी डी ऑप्शन देखिए तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये सवाल समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 161, 165, 173, 185, 201। हल करिए भाई। 161, 165, 173, 185, 201 है। बताइए सर तो क्या आएगा, नंबर बढ़ रहा है यानी इसमें कुछ ऐड किया हो तो चेक कर लेते भाई। भाई ग्रुप डी के पेपर में ना जब श्रृंखला का सवाल देता है ना, यही वाला पैटर्न ही देता है। देखिए 161 से 165 प्लस सर 165 से 173, तो इसमें साथियों प्लस 8 हो गया भाई। 73 से 85 प्लस 12, 185 से डायरेक्ट 201 यानी प्लस 16 कर दिया। 4 का टेबल तो पढ़ा है भाई, 4 दूना 8, 23 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 करना पड़ेगा हमें। 201 में साथियों 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 221 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर निकालिए। यदि संख्या 48, 76, 231 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े के रूप में, यानी असेंडिंग ऑर्डर के रूप में, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। बताइए सकते हो, पहले संख्या को लिख लेते हैं भाई, 48, 76, 231। इसको सबसे पहले साथियों हम लोग छोटे से बड़े के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 है नहीं, 5 नहीं है, 6 है, 7, 8। सवाल क्या पूछा, अंतिम लाइन देखिए, बाएं से दूसरा, बायां से दूसरा कौन है, 2 है। इधर से भाई बायां होता है 2, इधर से आपका राइट साइड होगा, ठीक है, यानी दायां साइड होगा। तो देखिए नई संख्या में, ये नई संख्या आपकी बन गई है भाई। तो नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक होगा, यानी दाएं से तीसरा अंक कौन है, 6 है। तो इनका योग क्या होगा, तो साथियों 2 + 6 का योग कितना होगा, 8 ही तो होगा भाई। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, ये सवाल समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब इस सवाल को हल करिए भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, पहले 2 समुच्चयों का रिलेशन आप पता करिए भाई, उसके बाद इस सवाल को आप हल कर पाएंगे। बताइए, जैसे आपका 34, 70 एक दिया है, 21, 92, 25 दिया, तो क्या आएगा भाई, हल करिए। तो दोस्त मेरे सबसे आसान फंडा जानते हैं, सबसे पहले इसको छोटा से बड़ा के रूप में लिख लीजिए। 1, 34, 70, पहले समुच्चय को हम हल करें, ठीक है। पहले इन दोनों का रिलेशन पता करेंगे, सेम टू सेम उसी रिलेशन पे ऑप्शन को भी हमें देखना होगा, ठीक। तो इसको साथों ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो आप याद रखिए हमेशा ये सी वाला आंसर आपको लाना होता है भाई, हमेशा ये सी वाला। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको प्लस करना होगा, गुणा करना होगा, इन्हीं 4 चीज़ से आपको भाई आंसर मिल जाएगा भाई, प्लस गुणा भाग माइनस से। तो सबसे पहले साथियों हम प्लस करेंगे ए बी में, क्योंकि भाई ए बी का इस्तेमाल करके हमें ये सी आंसर लाना होता है, ठीक है। देखिए यदि साथियों हम पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 और 34 को जोड़ें कितना आएगा, 35, 35, 70, यानी कि साथ दोगुना कर सकते हैं भाई, 35 दूना 70। यानी कि इसमें रिलेशन क्या लग सकता था, a + b गुणा 2 बराबर c, इस फॉर्मेट में। अब दूसरा चेक करते क्या सेम पैटर्न है कि नहीं। जैसे 21, 92, 25, तो सबसे पहले छोटा से बड़ा रूप में, 1 सेकंड पहले 21, फिर 25, फिर इसको देखिए 92। तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, यही वाला सी आंसर आपको लाना होगा भाई, ए और बी का इस्तेमाल करके। सबसे पहले ए बी को जोड़िए, यानी कि 25 और साथियों 21 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 46। अब 46 का दुगना ही तो साथियों 92 होता है, यानी कि वही रिलेशन भाई, a + b हमने किया, फिर × 2 किया, बराबर सी आंसर मिल गया।
इसी फॉर्मेट में आंसर मिला ना। तो ऑप्शन देखिए साथियों, कौन सा ऑप्शन, a + b × 2 = c। देखिए पहले 2 और 14 जोड़ें कितना है, तो 28, 14 × 16, 16 32 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 31 है, नहीं होगा। फिर देखिए 17 9 26 दूनी 52, साथियों दूसरा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि देखिए 17 52 9 है, तो पहले 9 लिखिए, फिर 17 लिखिए, फिर 52 लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए, 17 9 26, 26 का दुगुना कितना होता है 52, मिल गया भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये पैटर्न क्या था भाई, a + b × 2 = c, ये पैटर्न था मेरे दोस्त। क्लियर, आप सभी को समझ में आया आंसर कैसा आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, VNQ UMP TLO SKN क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे, आप जानते हैं सबसे पहले अक्षर का रिलेशन निकाल लीजिए आप लोग। देखिए VUT भी देखिए 22, U 21, T 20, S 19, भाई ये तो -1 हो गया, घट गया। तो यानी साथियों 19 में से एक घटा देंगे 18, 18 पे कौन अक्षर आएगा, R। देखिए ऑप्शन में देखिए RR से शुरुआत किया है, पहला अक्षर हमारा R मिल गया, यहाँ पे हम पहला अक्षर R लिख देते हैं। दूसरा देखिए V यानी N, दूसरा N है, इसमें M है, इसमें L है, इसमें K है। तो साथियों N M L और K, N 14 M 13 L 12 K 11, इसमें भी साथियों -1 ही हुआ है, यानी कि 10 आ जाएगा भाई। 10 पे कौन होगा J, यानी कि साथियों दूसरा हमारा अक्षर कौन सा मिल गया भाई, J मिल गया। पहला हमारा R मिला था, दूसरा J मिल गया। अब लास्ट वाले अक्षर को चेक करते भाई, इसमें Q, इसमें P, इसमें O, इसमें N, Q P O और N, Q 17 P 16 O 15 N 14, इसमें भी साथियों -1 हुआ है। तो 14 में से घटाएंगे 13, 13 पे M, यानी कि RJM आएगा आंसर हमारा, RJM देखिए C ऑप्शन। तो बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे हमारा। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, देखिए यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ भाग है और D का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हल करिए साथियों, ये आपका समीकरण दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्त, और हर एक अक्षर का अर्थ भी प्रश्न में दिया। पहले समीकरण को हमें बनाना है, चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 75 B दिया है, तो B का अर्थ क्या दिया है, B का अर्थ माइनस, तो B की जगह माइनस रखिए। 4 के बाद देखिए D है, D का अर्थ गुणा है, तो D की जगह गुणा। 20 का देखिए A है, A का अर्थ प्लस प्रश्न में दिया, देखिए का अर्थ प्रश्न है, ठीक है। 40 के बाद देखिए C है, C का अर्थ क्या दिया है, भाग है, तो C की जगह भाग रखिए। ठीक, ये समीकरण हमारा बनके तैयार हो चुका। इसमें बॉर्ड में स्कीम लगाते हैं 75 माइनस, यहाँ से साथियों 20 का 80 हम कर लेते हैं, पहले भाग होता लेकिन हम गुणा यहाँ पे कर सकते हैं। 8 का भाग साथियों किस में देंगे, 40 में, तो 8 पंजे 40, 5 बार में, ठीक है। अब देखिए साथियों ये अब प्लस करेंगे भाई ना, बॉडमस के नियम अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले प्लस करना होता है। तो ये देखिए प्लस 75 है, ये प्लस 5, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 75 और 5 कितना 80, ये -80, तो कितना हो जाएगा भाई, 80 में से 80 घटा देंगे, 0 आंसर आ जाएगा गुरु, यानी कि सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये सवाल आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं 4 दिन में खोद सकते हैं, कितने आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद सकते हैं, बताइए साथियों। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, सर जी इसमें तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे M1 D1 अपान में W1 बराबर M2 D2 अपान में W2। देखिए M का मतलब दिन और मैन, और D का मतलब दिन, और W का मतलब कितना काम हुआ है, 3 आदमी यानी 3 पहले समीकरण में। D1 कितना है तो 4 दिन ले रहे हैं, कितना फीट गहरा कुआं खोद रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं 39 फीट, और 4 दिन में खोद सके। दूसरा का रिलेशन देखिए कितने आदमी, यानी कि M2 पूछ दिया भाई, कितने आदमी यानी M2 पूछ दिया। आदमी 78 फीट गहरा कुआं 12 दिन में खोद रहे हैं, तो इसको हल कर दिए, M2 निकल के आ जाएगा आंसर आपका। दोस्त मेरे सिंपल सा फंडा देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साथ, देखिए 3 चौका 12, यहाँ से 12/39, ठीक है, और M2 12 या HD रहेगा 78। अब देखिए दोस्त मेरे
m2 इंटू 12 और 39। पहले साथियों देखिए m2 इंटू 12 इंटू 39 बराबर, दोस्त मेरे यहाँ से कितना हो जाएगा 12 गुणे 78, यहाँ से 12 गुणे 78 होगा ना भाई, 12 गुणे 78। दोस्त मेरे एक ध्यान दीजिए आप, देखिए 39 से कम 39, 39 दूना 78, ठीक। अब ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी भाई, केवल 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो केवल 2 देखिए बच रहा है भाई आपका, तो यही आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए हम आपको अच्छे समझा देते हैं। देखिए ये हमारा रिलेशन बना है 3 इंटू 4 अपान में 39 बराबर m2 इंटू 12 अपान में 78। तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, जैसे देखिए 3 इंटू 4 अपान में 39 बराबर m2 इंटू 12 अपान में 78, यही रिलेशन था ना। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौका 12 यहाँ से कर देते हैं भाई, ऊपर पहले 39 फिर m2 इंटू 12 अपान में 78। तो अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m2 इंटू 12 m2 इंटू 12 और ये 39 में मल्टीप्लाई होगा साथों, इज इक्वल टू 12 इंटू 78 होगा भाई, 12 इंटू 78। अब देखिए 39 से कम 39, 39 दूना 78 बराबर जब होता है कट जाता है भाई, फिर देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो m2 बराबर कितना बच रहा है, केवल 2 बच रहा है। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी भाई, 78 फीट गहरा कुआं और 12 दिन में खोद सकते हैं, तो केवल 2 आदमी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा भाई, क्लियर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल को हल करिए और लास्ट सवाल आज की सेशन का हल करिए। तौलिए बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को 2 तौलिए की खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है, तो ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई, बता दीजिए साथियों। ये वाला सवाल जब आता ना क्या करिए, 2 तौलिया खरीद रहे हैं, 2 आपको मुफ्त मिला, यानी कि 2 सामान आप खरीद रहे हैं, 2 आपको अधिक एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 4 सामान टोटल हो गया आपके पास। अब छूट दिया है तो कितना छूट दे रहा है, केवल 2 दे रहा है, किससे दे रहा है, 4 से दे रहा है। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए भाई, आंसर आ जाएगा। 4 एक कम 4, 25 का 100 होता है, और 2 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि साथियों ग्राहकों को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त हुई, 50% का, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर। तो ये साथियों फाइनली 50 सवाल तीसरे मॉडल पेपर में कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 50 सवालों में से लगभग कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद 11 बजे क्लास आएगी, शाम को 6 बजे और रात 8 बजे डेली क्लास की टाइमिंग होने वाली है। ओके तो साथियों आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।